बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। बजट में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ, ये है इस बजट का सार। आत्मनिर्भर भारत का बजट है। महामारी के बावजूद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बजट आया है। ना तो किसानों को कुछ मिला है, ना गरीब को, ना मजदूर को। आम जनता इस पर ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रही है। बहुत ही निराशाजनक, ये सब कुछ बेच डालेंगे। ये विकास की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा कि बेहद निराशाजनक बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ये थी दिन भर में मिली बजट के बाद की प्रतिक्रियाएं, और ये प्रतिक्रियाएं दो पक्षों के हिसाब से हैं। सत्ता पक्ष और उसके तमाम नेता कहते हैं कि बेहतर बजट है, और विपक्ष कहता है घोर निराशाजनक। नमस्कार, आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021 का आम बजट संसद में पेश कर दिया। ये पहला मौका रहा जब बजट दस्तावेज पर नहीं छपे। वित्त मंत्री ने पेपरलेस और डिजिटल बजट पेश किया। कोरोना संकट से पैदा परिस्थितियों के मद्देनजर मोदी सरकार ने इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा फोकस में रखा। कोरोना वैक्सीन के लिए भी एक अलग से फंड रखा गया। सेहत के अलावा सड़क, रेल, मेट्रो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर राशि का प्रावधान दिखा। नए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भले ही कोई बदलाव ना हुआ, लेकिन सीनियर सिटीजन 75 पार से ऊपर के जो बुजुर्ग थे, इनको रिटर्न से मुक्त कर दिया। वहीं किसान, गरीब को सहारा देने का प्रयास भी इसमें दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ राज्यों पर फोकस था, और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां वित्त मंत्री ने दिल खोलकर सौगातें दी और इस पर विपक्ष के निशाने पर भी रहे। कैसा है इस दशक का पहला बजट? जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? ऐसे कौन से पहलू या सेक्टर हैं जहां ध्यान देने की आवश्यकता थी? ऐसे तमाम सवालों पर हम फोकस करने वाले हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ में पूरा एक पैनल जुड़ रहा है, लेकिन बजट में क्या और किस तरह के एलोकेशंस हैं, क्या प्रावधान है, इन पर भी एक नजर डालते हैं। हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है, और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने आम बजट पेश किया। दशक का पहला बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा स्तंभ मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा रिसर्च और डेवलपमेंट, और छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार आम आदमी की सेहत का खास ख्याल रखा है मोदी सरकार ने। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने इस बार वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए गए। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार के बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं के हाथ जरूर मायूसी लगी है।
लेकिन सड़क, रेलवे, मेट्रो और दूसरे आवागमन प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी है। वित्त मंत्री ने रेलवे को जहां 1.10 लाख करोड़ का बजट दिया, चेन्नई, बंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो का विस्तार के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया, जबकि सरकारी बस सेवा पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री की घोषणाओं में बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की झलक भी दिखी। तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, केरल में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे की सौगात वित्त मंत्री ने दी, तो मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर और कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान भी प्रमुख है। इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा स्पेस मिशन और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। प्रदूषण कंट्रोल के लिए वित्त मंत्री ने 5 साल में 2,000 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस बार राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। कुल मिलाकर वित्त मंत्री के 2021-22 वाला डिजिटल बजट में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, लेकिन पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगने से आम लोगों को झटका जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देश के बजट पर जिस वक्त से ये बजट पेश किया जा रहा था तब से लेकर अब तक ढेरों प्रतिक्रियाएं आई हैं और मूलतः जैसा हमने आपको बताया कि 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि ये इस दशक का पहला बजट है और इसमें कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पर ज़्यादा बल है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के मूल में दिखाई पड़ा है। सेहत को लेकर एक वैश्विक समस्या थी, इसके ऊपर एक जोर दिखाई पड़ा है। दूसरी तरफ जो टैक्स पेयर था उसमें भी 2 तरह की मंशाएं हैं, उसमें भी 2 तरह की राय हैं। एक ये कि कोई राहत नहीं मिली, इसकी शिकायत। दूसरी तरफ ये कि कहीं महंगाई न बढ़ जाए, इस बात की चिंता। और इन सब के बीच में ये भी बात कि इस समय ज़्यादा भार पड़ सकता था, नहीं पड़ा, बेहतर स्थिति। चलिए पैनल से सीधा जुड़ते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में दोनों पक्षों के 2 बहुत ही सबल, स्पष्ट वक्ता, जिम्मेदार और अनुभवी नेता हैं। PC शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। शिवरतन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और साथ ही साथ वो भी अपनी बात बड़ी मुखरता से रखते हैं। अनिल अग्रवाल साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे बीच जुड़े हैं। नमस्कार अनिल जी, आपका भी इस मंच पर बहुत स्वागत है। इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लें उसके पहले मैं चाहता हूं कि टैक्स से संबंधित जो सबसे बड़ी आशंका, अटकलें हैं वो सेस को लेकर के। अनिल अग्रवाल जी, आपने भी पूरा बजट देखा होगा, एक ओवरऑल प्रतिक्रिया आपकी दें कि क्या इस समय इससे बेहतर चीज़ें पॉसिबल थी, नंबर 1। नंबर 2, सेस को लेकर भले ही सरकार ने, वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि इसका कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, लेकिन अब भी लोगों के मन में है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। देखिए, बात सही है पुनीत जी कि इस बजट में जो वित्त मंत्री और सरकार का फोकस रहा है वो खर्चों पे रहा है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, और उसको द्वारा उन्होंने अगले 6 साल को साधने की कोशिश करी है। बट जो प्रॉब्लम आता है, जो चीज़ मिसिंग होती है कि आम आदमी और मध्यम वर्ग जो इस कोविड काल में महंगाई से जूझ रहा है या बेरोजगारी से जूझ रहा है या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, आज उन्हें क्या मिला? आज अल्पकालीन में उनके जेब में पैसे देने की ज़रूरत थी, और वो इसलिए ज़रूरत थी कि देश में एक मांग बढ़ती। अर्थव्यवस्था में विकास बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है मांग को बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को निराशा तो हुई है, लेकिन साथ में आप यदि देखेंगे कि जैसा बताया गया कि प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, स्वास्थ्य सेक्टर हो, शिक्षा सेक्टर में प्रावधान काफ़ी बड़े किए हैं, लेकिन इन प्रावधानों से घोषणाएं ज़्यादा होती हैं। यदि आप पिछले बजटों की घोषणाएं याद करें तो 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, उसके बाद स्मार्ट सिटी इंडिया लॉन्च किया, और ऐसे ही कई घोषणाएं की गई। लेकिन आज IIMs बनाने की बात की गई, एम्स बनाने की बात की गई, लेकिन अभी भी वे धरातल पे नहीं उतरी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक बजट की घोषणाएं धरातल पे नहीं आ पाएंगी तब तक उस बजट का लाभ आम आदमी तक पहुंचना मुश्किल है।
और सरकार को अल्पकालीन समस्या को देखते हुए मध्यम वर्ग आज जो जूझ रहा है उसको राहत देनी चाहिए थी, जो एक निराशा का विषय है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा और एग्रीकल्चर के खर्चे का प्रावधान किया, तो इसके लिए सरकार ने एक सेस लगाया है जिसको एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का नाम दिया गया है जी। इस पे सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि इस पे आम आदमी पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा, ये जो पेट्रोलियम कंपनियां ही हैं यही इसको भुगतेंगी या बियर करेंगी, इसका बोझ वही सहन करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैक्टर से प्राइसेस में अफेक्ट आना स्वाभाविक है, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम जिसकी आशंका हम लोग सब जता रहे हैं कि इससे बढ़ने की गुंजाइश होती है। जहां तक करों का सवाल है, चाहे वो अप्रत्यक्ष कर हो, जीएसटी हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनकम टैक्स हो, सरकार ने इनको तर्कसंगत बनाने की कोशिश जरूर करी है। आज यदि जीएसटी के प्रावधानों में कुछ नियमों को सरल किया गया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे टैक्सों के सरलीकरण को लेके, जिससे अनुपालनों की कमी हो। आज अनुपालन इतने अधिक बढ़ गए हैं कि एक टैक्स प्रैक्टिशनर परेशान है, एक व्यापारी परेशान है ये अनुपालन करने की प्रक्रिया को। तो टैक्स को तर्कसंगत बनाया गया है, लेकिन सरलीकरण के नाम पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो कई प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि आपने पुनीत जी बोला कि इसमें और किया जाना था। जहां तक उस वर्ग को, जो सबसे बड़ा वर्ग है, उसको निराशा नहीं हाथ लगनी चाहिए थी, उसका भी ध्यान रखना चाहिए था, तो ये चीज सोने पे सुहागा के समान होती। एक इम्पॉर्टेंट बात और अग्रवाल साहब, फिर उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइड थोड़ा चला जाऊंगा और इसके बारे में दोनों पक्षों की राय जानूंगा, लेकिन एक टैक्स पेयर का आपने जिक्र कर दिया, दूसरा बार बार ये फोकस है। आप सारी रिपोर्ट्स देखें और सारे एक्सपर्ट को सुने, उनका ये कहना है कि दो चीज़ों पर तो दिल खोलकर सरकार ने काम भी किया, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है स्वास्थ्य, और दूसरी तरफ ये भी है कि बाजार की, करदाताओं की, नागरिकों की जितनी ज़रूरतें हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर कोई लगाम नहीं, लेकिन आगामी या दूरदर्शिता की दृष्टि से, क्योंकि बार बार इसे कहा जा रहा है कि ये दशक वाला, उसकी शुरुआत वाला बजट है। तो आपको किस तरीके से दिखता है, क्या ये वास्तव में दूरगामी तौर पर अच्छे रिजल्ट दे पाएगा, या आज की तारीख में अगर कोई खड़ा ना हो पाया, उसे राहत ना मिल पाई, तो आने वाले वक्त में वो कैसे बेहतर कर पाएगा, इसे थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए, जो डेफिनेटली इस बजट के दूरगामी परिणाम है, ये अल्पकालीन बजट नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये है। हाँ जी। लेकिन दूरगामी बजट में जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आने वाले सालों में इसका हमको लाभ कैसे मिलेगा। अब आप देखिए, वित्त मंत्री ने अनाउंस किया कि इस साल जो राजकोषीय घाटा है वो 9.5% का है, 9.5% का राजकोषीय घाटा, और अगले साल ये 6.8% पे जाएगा राजकोषीय घाटा। इतना बड़ा राजकोषीय घाटा लेने की हिम्मत, और 12 लाख करोड़ का हमको कर्ज लेना पड़ेगा, तो सरकार इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है कि एक तरफ तो इतना बड़ा कर्ज, दूसरी तरफ इतना बड़ा राजकोषीय घाटा, और यदि अर्थव्यवस्था नहीं सधी तो आप ये मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था में यह एक कदम उनके जनता के लिए अहितकर भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी कदम सरकार उठाए उसको धरातल में उसको इंप्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे। यदि ये कदम एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो इसका लाभ मिलना मुश्किल है, और इसीलिए अल्पकालीन की व्यवस्था कुछ ना कुछ सरकार को रखनी चाहिए थी, जिससे वर्ग को एक राहत तो मिलती, क्योंकि आज राहत मध्यम वर्ग को आने वाले समय में कब मिलेगी ये शायद हमें देखना होगा, ये समय ही बताएगा, और मध्यम वर्ग शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहा है शायद अगले बजट के लिए। एक और टैक्स से जुड़ी बात है, 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर ब्याज टैक्सेबल होगा, प्रोविडेंट फंड के बारे में एक प्रावधान, थोड़ा इसके बारे में भी समझाएं, बताएं क्या और कितना असर होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि उसको राहत देनी चाहिए, दूसरी तरफ ये टैक्सेबल वाला क्लॉज, इसको लेकर क्या राय बनेगी या क्या असर इसका आप देखते हैं नौकरी पेशा लोगों पर? देखिए, ये भी एक टैक्स, बिल्कुल ये टैक्स का दायरा बढ़ाने का काम किया है। जिन लोगों को प्रोविडेंट फंड से सालाना 2.5 लाख से ज्यादा का ब्याज मिलता है, तो वो 2.5 लाख से ऊपर के ब्याज को इन्होंने टैक्सेबल किया है।
तो डेफिनेटली सरकार ने कोशिश ये करी है कि जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं उन पे और टैक्स लगाया जाए। यह सरकार की, मैं कहूँगा कि यह सरकार की सोच थी कि भाई उन्होंने सुपर रिच या कोविड सेस या मध्यम वर्ग के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये एक राहत की बात है। लेकिन बड़े वर्ग पे सरकार की नज़र है, टैक्स लगाना वो चाहती हैं और वो इस तरीके से कहीं ना कहीं रिसोर्सेस, आज राजस्व कैसे पैदा किया जाए उस राजस्व के लिए एकत्रित करने के लिए ये एक मेजर लिया गया है जो कि कहीं ना कहीं सैलरी वालों को अफेक्ट करेगा। चलिए, हमारे साथ पीसी शर्मा जी हैं। पीसी शर्मा जी, विपक्ष ने बार बार ये कहा है कि ये घोर निराशाजनक है, इससे कोई राहत नहीं मिलती। सरकार ने बार बार कहा है ये दूरगामी परिणाम देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्वास्थ्य पर और कहीं ना कहीं एजुकेशन पर काम करने वाला बजट। मैं समझता हूँ कि अग्रवाल जी ने बड़ा सही तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो किसान की बात की गई है तो उस पर, और स्वास्थ्य की बात की गई है तो उस पर कृषि सेस के नाम से टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे। डीजल पेट्रोल रसोई गैस के भाव सातवें आसमान में पहले से ही हैं और जब इनकी दरें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है और ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। और जैसा अग्रवाल जी ने कहा कि भाई अभी इमीडिएट इसमें लोगों को राहत नहीं दी गई है, जबकि कोविड-19 के बाद लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई, काम धंधे बंद हो गए, तो इनको तो राहत देना था। उनके लिए कहीं ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है उसके अंदर। और कृषि के लिए भी अब जो भी करेंगे स्वास्थ्य, उसमें तो टैक्स पहले ही लगा दिया उसमें। और जो कर्मचारी वर्ग है, जैसा बताया कि 2.5 लाख से ज़्यादा का वो है तो उस पर टैक्स लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी वर्ग जो है उसको इससे राहत मिलने वाली नहीं है। आत्मनिर्भर देश की बात करते हैं, अरे आत्मनिर्भर वो जो ठेले पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो कहीं किसी से कुछ लेता नहीं है, सीधा फल या सब्जी वगैरह सड़क के किनारे फुटपाथ पे बेचता है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, इसमें कहीं कोई राहत नहीं है। और स्वास्थ्य की बात करें तो वैक्सीन के लिए क्या किया है भाई, कहीं ये भी नहीं प्रावधान है कि वैक्सीन फ्री दी जाएगी। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग जो वैक्सीन की रास्ता देख रहे हैं, अभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगी है। ऐसा स्वास्थ्य के फील्ड में काम करना था, बाकी सब चीज़ें तो स्वास्थ्य में चलती रहती हैं, लेकिन वैक्सीन लोगों को लगे कोरोना की और वो स्वस्थ रहे, उसके बाद उनको ये बीमारी नहीं हो या इससे इनकी जान नहीं जाए, जो लाखों लोगों की जान चली गई है, तो उसका भी इसमें कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हाँ गरीब आदमी को या छोटे लोगों को निःशुल्क दी जाएगी। और जो बताया कि जैसा अग्रवाल जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 12 लाख करोड़ रुपए का, जैसे उन्होंने बताया कि इसमें आगे इसमें घाटा होने का वो है, तो ये मान के चलिए कि जो इनने 30 लाख करोड़ का जो बजट दिया है, इसमें समाहित कर लेंगे वो 20 लाख करोड़ जो पहले कोरोना के टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम ये लोग पैसा दे रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो पैसा कहीं नहीं आया, कहीं दिखा नहीं, वो देखने को मिला नहीं। और 10,000 करोड़ की बात करके ये बता देंगे 30,000 करोड़। एक्चुअली ये सरकार इतना कर्जा लेने वाली है 12,500 करोड़ का और घाटा 6.5 होने वाला, तो ये कहाँ से करेंगे कंपनसेट? ये दिवालियेपन की स्थिति जा रहे हैं। और कहा जाता है कि ये इस दशक का पहला बजट है। और मैं समझता हूँ कि जब क्रिकेट होता है तो ओपनिंग बैट्समैन ही ठीक अगर नहीं होता है तो बात की तो वैसे गिर जाते हैं। ये ओपनिंग अगर ठीक नहीं कर पाएंगे दशक के पहले बजट में, तो ये मान के चलिए कि आगे चल के इकोनॉमी बुरी तरह से कोलैप्स होने वाली है, महंगाई लगातार बढ़ने वाली है, टैक्स कोरोना के बाद टैक्स में रियायत मिलना होना थी वो मिली नहीं है। कुल मिला के ये एक घरेलू महिला की कमर तोड़ बजट है और एक मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। ये सब बड़े लोगों के लिए है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी एयरपोर्ट, रेल और जो भी 70 साल के अंदर
पब्लिक सेक्टर में जो देश खड़ा हुआ था उस सबको बेच के ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के पैसा लेके आएंगे, और बाकी जिन 4 जगह राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों के अंदर जरूर इन्होंने सड़कों के लिए बाकी चीज़ मेट्रो के लिए दिया है, तो वो भी चुनाव के हिसाब से दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के रेट इसमें बढ़ रहे हैं, उसमें भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से ये एक आम लोगों के उपयोग की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आम आदमी मध्यम वर्गीय यूज़ करता है, स्टूडेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, उन सब पे एक तरह से इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। ये केवल टैक्स का बजट जो है, इसको अगर 3 बार कहेंगे टैक्स टैक्स टैक्स, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है और कहीं कोई राहत इसमें दिख नहीं रही है। कैसे रोजगार मिलेंगे लोगों को, कैसे ग्रोवाल जी ने ठीक कहा कि जब डिमांड, अगर उनके जेब में पैसा होगा तो डिमांड किसी चीज़ की बढ़ेगी और उससे इकोनॉमी चलेगी। उस स्तर पे कहीं भी सोचा नहीं गया है। मैं समझता हूँ कि इससे ख़राब और निराशाजनक बजट कोई हो नहीं सकता, और पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि ये महंगाई लगातार बढ़ाएगा और आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानियां और बढ़ने वाली हैं, रोज़गार और कम होने वाले हैं। जो बार बार इस सरकार ने कहा था कि हम रोज़गार बढ़ाएंगे, लेकिन रोज़गार बढ़ने की, चलिए अब आपकी बातों का उत्तर लेने का वक्त आ गया है। ऐसा लग रहा था कि कोरोना के बाद जो लोग बेरोजगारी आई है उसमें कहीं कुछ सुधार होगा, ये कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ये टोटल कोलैप्स्ड है ये बजट। शिवरतन शर्मा जी, सुना आपने, टोटल कोलैप्स्ड है। आप ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर ये जो पहला बजट लाए हैं ये पूरी तरह फेल बता रहा है विपक्ष। तमाम चीज़ें सुन ली होंगी आपने। अगर मूलतः दोहराने की बात है तो ना टैक्स पेयर को इसमें राहत है, ना नौकरी के विकल्प विपक्ष को दिखाई पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इससे महंगाई बढ़ेगी जो आम इंसान की कमर तोड़ेगी। मैं तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं इस शानदार बजट को पेश करने की। जी, इस बजट में जो सबसे बड़ी बात है, आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से पीड़ित है, और ऐसे समय में सबसे पहला ध्यान दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के बजट। 94,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर सीधा 2,23,000 करोड़ रुपए करना, और वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था करना, ये एक बड़ा काम है। जब वैश्विक महामारी से हम सब पीड़ित हैं, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाना निसंदेह प्रशंसनीय। दूसरा, इस बजट में प्राथमिकता दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो या चाहे सड़क निर्माण की बात हो। आप खाली इसको चुनाव से जोड़ के ना देखें, कुल मिलाकर के 1,07,000 करोड़ का बजट सिर्फ दिया गया है रेलवे के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए, खाली ये बांटने के लिए नहीं है। उसी प्रकार सड़क के क्षेत्र में भी 1,08,230 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होना है। निश्चित रूप से इससे विकास होगा। सिंचाई के क्षेत्र में भी बड़ी व्यवस्था इस क्षेत्र इसमें की गई है, 2,83 लाख करोड़ की। और उसी प्रकार पेयजल के लिए 4,700 कुछ नगरीय निकायों के लिए 4,700 नगरीय निकायों के लिए भी बड़ी व्यवस्था है। इसमें पेयजल के लिए 2,87,500 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर के सबका लाभ सामान्य जनता को ही मिलना है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम होगा तो रोजगार भी पैदा होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और उज्ज्वला गैस के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन देने का लक्ष्य, वास्तव में एक बड़ी योजना। शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोलने की बात है, 15,000 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की बात है। आदिवासी क्षेत्र में 4,758 एकलव्य स्कूल खोले जाने की बात है। ये सारे जी जो घोषणा है उसका निश्चित रूप से देश को लाभ मिलेगा। और मैं तो माननीय शर्मा जी से कहूंगा कि महंगाई किस रूप में बढ़े। आप पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात करते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, पर यूपीए की गवर्नमेंट में
10 साल जो पेट्रोल और डीजल बढ़ने का रेशो रहा, आज के इस 7 साल में मोदी जी के डीजल पेट्रोल बढ़ने के रेशो का आप देख लीजिए तो वो कम है। और महंगाई भी जो यूपीए की गवर्नमेंट में बढ़ी उसकी तुलना में महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित है। देशवासियों को याद है कि यूपीए गवर्नमेंट ने 200 रुपए किलो में राहल की दाल खरीदी और आज राहल की दाल 100 रुपए किलो के अंदर है। तो महंगाई की तुलना भी अगर आप यूपीए गवर्नमेंट से करें तो महंगाई भी पूरी तरह से नियंत्रित है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये बजट दशक के शुरुआत का नींव रखने वाला बजट है और निस्संदेह इसके लिए माननीय मोदी जी को और निर्मला सीतारमण को मैं बधाई देता हूँ। चलिए, आपने बधाई भी दे दी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे आपने एक जिक्र किया दलहन का, तिलहन के मामले में देश के सामने परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां भी आपको पता हैं। महंगाई आप कह रहे हैं कि इससे नहीं बढ़ेगी, आने वाले समय में इसका असर कंस्ट्रक्टिव साइड में दिखाई पड़ेगा। सारी बातों पर खुलकर बहस करेंगे और एक एक पॉइंट पर बहस करेंगे। शिवरतन शर्मा जी, सबसे पहले आपने जो जितनी बातें, जितने पॉइंट्स आपने गिनाए वो भारतीय जनता पार्टी ने या सत्ता पक्ष के नेताओं ने देश में लगातार उनको बार बार कहा। विपक्ष की 3 प्रमुख आपत्तियां हैं, उनका जवाब क्या है? फौरी तौर के ऊपर जो राहत चाहिए थी, जो रोजगार चाहिए था और जिस तरीके से दाम बढ़ाने को लेकर आपने स्वयं ने भी स्वीकार किया, भले ही एक प्रोडक्ट के दाम बढ़े हों, आपने कहा वो कंट्रोल में आ गए, लेकिन तिलहन के दाम उनका क्या? जिस तरीके से पेट्रोकेमिकल के दाम आज की तारीख में अगर थोड़ा भी इनमें बढ़ोतरी होती है, हर चीज पर उसका असर पड़ेगा, उसका क्या? आवाज नहीं आ रही पाठक जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज आपको मिल रही है? अब आ रही है, बोलिए फिर से एक बार प्रश्न दोहराइए। जी जी, प्रश्न मेरा यही था कि विपक्ष का बार बार 3 आरोप हैं कि इसमें आज की तारीख में राहत चाहिए, आपने दूरगामी चीजें पेश की हैं, ये अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति के इनकम का सोर्स है और जो खर्चा है, खर्चा बढ़ता ही बढ़ता दिख रहा है। इनकम के सोर्स और जो आय का जरिया बढ़ाने के सोर्स हैं वो लगातार इसमें घटते उनको नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, नौकरियों की बात आप हर बार करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रावधान कहीं दिखता नहीं। देखिए, सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है जी, उसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी देना नहीं है। आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। मत्स्य उत्पादन को 200 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो निश्चित रूप से लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होगा। 2.83 लाख रुपए सिंचाई के लिए रखा गया है, तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में जब काम बढ़ेगा तो लोग कृषि में भी काम करने का अवसर मिलेगा। सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को नौकरियां देंगे। लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों, किसी भी माध्यम से काम करें, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के माध्यम से काम करने का अवसर मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो मैं तो सिर्फ एक ही बात करता हूं कि जो यूपीए की गवर्नमेंट का 10 साल का पीरियड रहा है उससे अगर आज हम तुलना कर लें तो उस समय जो चीजों का रेट था उससे आज महंगाई नहीं बढ़ी है, उससे रेट कम है। आप डीजल पेट्रोल का रेशो जिस स्पीड में बढ़ा है वो भी देख लें। सर, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? शिवरतन जी, आपकी सारी बातें ठीक है, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मध्य प्रदेश में कई जगह 100 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल पहुंच रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार इसमें इंक्रीज हो रही हैं। दूसरी बात यह कि जो आप जिन जिन चीज़ों के दाम, आपने एक तेल का उदाहरण इसमें नहीं दिया, दाल का उदाहरण दे दिया, आज वो 100 रुपए के ऊपर है, लगातार ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है। जो हम आम लोगों से भी बात करते हैं, ये उनका भी रिएक्शन है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप भी समझ रहे हैं कि महंगाई का स्तर कहाँ जा रहा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम चीज़ें पहले से कंट्रोल? रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम सतत बढ़े हैं। आप कह रहे हैं कि तुलनात्मक आनुपातिक दृष्टि से, अनुपात से नहीं ना, लोगों के जेब के ऊपर असर से आप इसको आंकें ना। ऐसा है पाठक जी, आप बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। यूपीए गवर्नमेंट में हमको कितना गैस सिलेंडर सब्सिडी का में देना है इसकी चर्चा होती थी। आज किसी को कितनी भी आवश्यकता है वो गैस सिलेंडर ले सकता है। और फिर बोल रहा हूं, आप यूपीए गवर्नमेंट में चाहे डीजल का, पेट्रोल का, गैस सिलेंडर का, तेल का, सारे जो रेट बढ़े हैं उसका रेशो उठा के देख ले तो हमारे पीरियड में वो रेशो बहुत कम है। यूपीए की गवर्नमेंट में भी तेल 110 रुपए किलो बिक चुका है, 200 रुपए किलो बिक चुकी है, 110 रुपए किलो तेल बिक चुका है। मैं समझता हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं शिवरतन जी,
जब 2014 के चुनाव हुए थे तो मोदी जी ने कहा था कि 50-60 रुपए था डीजल पेट्रोल, कहा था 30-35 में बिकवाएंगे, 30-35 में बिकाएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। 7 साल हो गए, 14 करोड़ लोग कहाँ है रोजगार? ये कोविड-19 के अंदर करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, व्यवसाय खत्म हो गए। पढ़े लिखे लोग मछली पालेंगे क्या? ये पढ़े लिखे लोग ठेले पे सामान बेच रहे हैं, उसको भी सरकार चलाने नहीं देती। और उसकी तेल की बात करो, 130 रुपए है तेल, और डीजल पेट्रोल, डीजल महंगा हो रहा है तो महंगाई बढ़ती है। ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में साइकिल से जाते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब, मंत्रालय घर से। अब जाएंगे क्या? ये रसोई गैस के भाव बढ़ गए थे तो आपकी केंद्रीय मंत्री चूल्हा पे रोटी बनाने का ढोंग करते थे। ये कहना कि मनमोहन सिंह की सरकार में महंगाई से अभी कम बढ़ रही है, ये झूठ, सफेद झूठ। आप लोग कब तक झूठ बोलते रहोगे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने के अलावा कुछ करेंगे? ये जनता को राहत दीजिए, ये गरीबों को राहत दीजिए। ये महिलाएं इनके रसोई जो पकाती है उनसे पूछिए क्या हालत है। ठीक है, उत्तर भी ले लेता हूँ, एक पॉइंट पर उत्तर लेता हूँ, जी शिवरतन जी। रसोई गैस और रेलवे की बात कर रहे हो आप, रेल को बेच रहे हो आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, एयरलाइंस बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान का वो बेच दिया। इन्वेस्टमेंट बीमा में 74% लेके आ रहे हो, 74%। पहले IFDI का विरोध करते थे आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विरोध करते थे, आज हर चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहे हो। क्या देश को बेच खाओगे? क्या करोगे आप लोग? ये समझ में नहीं आ रहा है। केवल लच्छेदार बातें करने से ये गरीब आदमी का पेट नहीं बनने वाला है। ठीक है, पीसी शर्मा जी उत्तर भी लेने दीजिए। शिवरतन जी उत्तर दीजिए। ये स्थिति आपने बदहाली कर दी। मेरा उत्तर ये है, वहाँ पे पीसी शर्मा जी ने कहा कि मैं किस दुनिया में रहता हूँ, उसकी सुन नहीं रहे हो। तो 2014 का गूगल से भी सर्च करके देख लें, उस समय डीजल पेट्रोल का क्या रेट था और आज क्या रेट। उस समय भी डीजल पेट्रोल का रेट 80 और 85 रुपए तक गया था और हम लोग उसके लिए प्रदर्शन करते रहे। आज 7 साल बाद 80 और 85 पर एक करोड़ आ रहा है। 14 में जब 80 और 85 में बिक रहा था तो प्रसन्न थे। उस समय जब कुकिंग गैस का रेट बढ़ रहा था और उसको ये एक सीमा में बांधने को तैयार थे कि हम 6 देगी 9 दे साल में। आज इनको कुकिंग गैस के रेट की बात आ रही है। उस समय की तुलना में कुकिंग गैस भी अगर रेशो बढ़ाएंगे तो हम कम रेट पे दे रहे हैं। और जहां तक रेट कम हो रहे थे, FDI की बात है, FDI को लाने वाले लोग तो आप लोग हैं। FDI को तो आप ही गवर्नमेंट लेकर के आया है। डीजल पेट्रोल के भाव मेरा कहना सीधी बात है, हर तीसरे दिन आपकी सरकार सारे मामलों में फेल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने में आप असफल रहे। आज रेलवे के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है। 2023 तक पूरी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की बात हमारी सरकार ने की है इस बजट के माध्यम। क्या ये छोटा काम है? 1,07,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया जा रहा है। आप पूंजीगत व्यय का रेशो देखिए, अगर बजट में जो प्रावधान किया गया है उसमें पूंजीगत व्यय कितना है, यह हमारी सरकार की सफलता को बताता है कि पूंजीगत व्यय कितना करने वाले। और महंगाई किस रूप में बढ़ रही है आप बताइए। मैं तो चुनौती देता हूं माननीय पीसी शर्मा जी को, पीसी शर्मा जी को मैं चुनौती देता हूं कि 2014 में इनकी सरकार थी, उससे आज सारी चीजों के रेट की तुलना कर ले तो ऐसे में आज महंगाई नहीं है। हिंदुस्तान के 5 उद्योगपति अडानी, अंबानी, बाकी सब, इनकी जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। ये मोदी अडानी, अंबानी ये 7 साल में नरेंद्र मोदी के पीरियड में उद्योगपति बने क्या? ये 10 साल में इनके 10 साल में यूपीए सरकार में इनकी इनकम नहीं बढ़ी क्या? ये 7 साल में उद्योगपति बने क्या? मुझे बता दीजिए। क्या 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट में इन्हें पैसा नहीं कमाया क्या? अरे धीरू भाई अंबानी का को देख लो या अडानी को देख लो, ये यूपीए कार्यकाल में ही बढ़े फले फूले हैं। कोई उद्योगपति हमारी सरकार में पैदा नहीं हुए, हमारी सरकार में नहीं बढ़े। वो छोड़ो, ये गरीबों का पेट कैसे बढ़ेगा, नौकरी कैसे मिलेगी? आप कह रहे हो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? कहा जा रही है सरकारी नौकरी भी मिलेगी। आपने वादा किया था कि लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ मिला रोजगार? मिलेगा। कहाँ मिला रोजगार 2 करोड़ लोगों को? सरकारी नौकरी रोजगार में अंतर होता है। 14 करोड़ लोग कहा है 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर 14 करोड़ लोगों को कहाँ रोजगार मिला? बताइए आप, कहाँ मिला 14 करोड़?
14 करोड़ ऐसा है, सरकारी नौकरी नहीं, 15 लाख रोजगार रुपए लोगों को हर एक मिला है। अकाउंट में आएंगे। रोजगार आपने लोगों दिए को मिल 15 लाख रहा रुपए हर है एक अकाउंट और में। रोजगार चलिए अब थोड़ा मुझे अनिल अग्रवाल साहब का एक कमेंट चाहिए। आप दोनों ने जिक्र छेड़ा है एफडीआई का, विनिवेश का आपने मुद्दा छेड़ा है। अनिल अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है ये एक ऐसा इशू है जिस पर दोनों पक्षों की बड़ी मुख्तलिफ राय है, और मैं ये कहूंगा कि ये पक्ष बदलने के साथ में बदलती रही। विनिवेश का जरूरत एक अपनी जगह, लेकिन किस रेशो में और किन चीजों का आप विनिवेश करते हैं, किन सेक्टर्स में करते हैं, ये अपनी अपनी समझ होती है, अपने सरकार का विजन होता है। किस तरह से लेते हैं आप इसे? एक 74% तक बीमे में आपने इसे एग्री किया है, इसे आप स्वीकार करते हैं, किस तरह आप इसे लेते हैं? देखिए, विनिवेश करना सरकार के लिए ज़रूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि हमको राजस्व की ज़रूरत है। अब राजस्व कैसे आएगा? तो इसका एक तरीका होता है हम अपनी सरकारी उपक्रमों को बेचें, उनके शेयर्स को बेचें। तो इसीलिए जो सेक्टर्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होते हैं, तो बीमा ऐसा सेक्टर है जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आता है और इसीलिए सरकार ने 74% तक एफडीआई अलाउ कर दिया। जो डिफेंस या कुछ उससे रिलेटेड जो आते हैं सेक्टर्स, उनमें 49% तक अलाउड किया गया है। तो विनिवेश जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, और ये बातें चाहे कोई भी अर्थशास्त्री हो, नोबेल लॉरिएट हो, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। तो इसलिए सरकारी उपक्रमों का विनिवेश जरूरत भी है। आज जैसे आप बैंकिंग सेक्टर देखें, बैंकिंग सेक्टर हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज सरकार उसके पूंजीकरण में जनता के टैक्स के पैसे लगाए जा रही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का एनपीए बढ़ते ही जा रहा है। तो इस बजट में एक प्रावधान जो अच्छा हुआ है वो ये हुआ है कि सरकार ने इस बात को माना और एक एएमसी का गठन किया, असेट मैनेजमेंट कंपनी का, जी, जो बैंकों के एनपीए को खरीदेगी और उसको बेचने से अपने बैंकों की पोजीशन को, बैंकिंग के उसकी बैलेंस शीट को अच्छा करने में मदद करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम फॉरेन फंडिंग ला रहे हैं, फंड्स की जरूरत हमको है, और यदि विनिवेश करने से सेक्टर मजबूत होता है और हमारी व्यवस्था को सहारा मिलता है तो क्यों ना किया जाए। लेकिन मेरा मुद्दा इसमें यही था कि भाई आज इस विनिवेश के जरिए हम उस वर्ग को भी राहत के लिए पहुंचाएं जो उसको जरूरत है। आज कोई भी सरकार हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शर्मा जी दोनों तरफ के हैं, दोनों तरफ के शर्मा जी चिंता भी करते हैं देश की भी और जनता की भी। जी, मेरी आग्रह यही है कि इस सेक्टर को विनिवेश के जरिए मजबूत किया जाता है, तो विनिवेश में कोई बुराई नहीं है। एक बात ये जो अनिल जी हमेशा एक धारणा चलती है कि आप विनिवेश करें, सेक्टर्स को आप मजबूत करें, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए आप ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ सेक्टर्स जिनको लेकर बार बार चिंताएं होती हैं, जैसे रेलवे में, रेलवे के तमाम डिपार्टमेंट्स को लेकर पहले बड़ा हुआ होता था, काफ़ी कुछ हो गया, कुछ में सुविधाएं बेहतर मिली, लोग शांत हुए। ये डिसइन्वेस्टमेंट किन संस्थाओं का, या जैसे हम कई जो पहले वाली बड़ी कंपनियां थी सरकारी सेक्टर्स की, उनको हम बेचने की बात करते हैं। विपक्ष बार बार कहता है कि ये सरकार केवल बेचने पर आमादा है, बड़ा आरोप लगाता है। ये क्या आज की आवश्यकता है या इसे आप केवल एक पॉलिटिकल आरोप मानते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात हो सकती है पक्ष विपक्ष की। यदि हम सन 1991 से देखें, 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लिया था। ठीक, और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्होंने हमें फंड प्रोवाइड किए थे, उन्होंने कंपलसरी किया था कि भाई आप अपने सरकारी उपकरणों को ओपन अप करें ताकि उनमें मजबूती बढ़े और काम करने की एक अच्छी प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सेक्टर जैसे डिफेंस है या स्पेस है, यहाँ पे सरकार विनिवेश के कार्यक्रम कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे सेक्टर्स में जरूर विनिवेश की प्रक्रिया को नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील सेक्टर होते हैं। जी हाँ। लेकिन अन्य सेक्टर को सरकार खोल सकती है और उनमें मजबूती प्रदान कर सकती है। चलिए, इस पर दोनों नेताओं की मैं राय लूंगा।
शिवरतन शर्मा जी, विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये सरकार बेचने पर आमादा है। एक आरोप लगाते हैं राहुल गांधी जी, कहते हैं कि आप गरीब के हाथ में पैसा देना भूल गए हैं। बड़ी बातें तो आपने कर दी। एक आरोप लगाते हैं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका ये कहना है कि साहब ये पूरा जो बजट है ये ऐसा है कि एक समस्या दूर करने के लिए आप दूसरी समस्या क्रिएट कर दो ताकि पहली समस्या पर से ध्यान आपका हट जाए। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? पहला तो आपके ब्रेक के पीरियड में मैं गूगल में सर्च कर रहा था। हाँ जी। माननीय पीसी शर्मा जी को बता दूं कि 17 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के रेट थे 82 रुपए 53 पैसे लीटर और आज रेट है कितना 85 रुपए। ये पहले शर्मा जी के नाले में लाता हूँ, चाहे तो वो भी गूगल में सर्च कर सकते हैं उसमें पेट्रोल का क्या रेट है। ठीक। और दूसरी बात, जो संस्थाओं को बेचने की बात कर रहे हैं, माननीय अनिल जी ने जो बात कही कि देश में 91 में जब आदरणीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और आदरणीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो जब पूरी देश में मंदी का दौर चल रहा था उस समय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू हुआ और ये बहुत स्पष्ट है, रक्षा क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार का काम शासन चलाना है, व्यापार करना नहीं है। व्यापारी अगर व्यापार करेगा वो ज्यादा इनकम कमाएगा, सरकारी संस्थाएं अगर व्यापार करेगी वो सरकारी संस्था। विपक्ष तो कहता है कि आप केवल व्यापार और व्यापारियों की चिंता कर रहे हैं। ऐसा है, अब विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। मैं तो माननीय पीसी शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, अडानी अंबानी की बार बार बात करते हैं, ये अडानी अंबानी उद्योगपति कब बने, किसकी सरकार के पीरियड में इनने पैसा कमाया, जरा ये बता दे। ये 7 साल में मोदी जी के पीरियड में तो उद्योगपति नहीं बने। 7 साल में मोदी जी के पीरियड में सारे देश को पता। पीसी शर्मा जी, क्यों विपक्ष कहता है बार बार कि सरकार बेचने पर आमादा है? ये तरीका तो आपने ही शुरू किया था, ये उनका आरोप है या उनका उत्तर है? क्या नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी ने गलत काम किया था? इसका भी जवाब दे दें। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो ये एफडीआई का विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी बाहर से निवेश नहीं आए, देश को बेच रहे हैं। और अब 74% बीमे में ले आए और इनके राज में विजय माल्या, नीरव मोदी, चौकसी सब पैसा लेके भाग गए। ये आज तक उसका कुछ नहीं कर पाए और ये जुगलबंदी है। कांग्रेस के ज़माने में कमाया वो बने वो ठीक है, लेकिन जुगलबंदी नरेंद्र मोदी से अडानी अंबानी के जो भी काम हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर आज, अडानी अंबानी को कैसे फ़ायदा हो इसके अलावा कोई बात नहीं। और रसोई गैस की ये कह रहे हैं कि हमने 1 लाख कनेक्शन देंगे। अरे गरीबों को एक कनेक्शन दे दिया और एक बार दे दिया वो सस्ते में, बाद में वो लेने जाना है 800 रुपये। 800 रुपये में लेने जाता है, कहाँ से लाएगा 800 रुपये? आपने आत्मनिर्भर के नाम से उनको लोगों के रोजगार खत्म कर दिया। कोविड-19 में लोग जो पढ़े लिखे लोग ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और मौका आने पे नगरी में उनको उठा ले जाती है। तो आत्मनिर्भर, कौन सा आत्मनिर्भर कर रहे हो आप? ये जो आत्मनिर्भर है उसी की कमर तोड़ रहे हो आप और महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग को शिवरतन जी उत्तर देना चाहेंगे बात का? हाँ बिल्कुल पुनीत जी, मैं खाली पीसी शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि नीरव मोदी और दूसरा विजय माल्या, इनको नियम विपरीत कर्ज किस सरकार ने दिया? नंबर 1, इसकी जानकारी पीसी शर्मा जी पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से दे दे। और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इनको वापस लाने के लिए क्या क्या कर रही है ये पूरा देश जानता है। नियम विपरीत पैसा आपने दिया, ये भाग गए तो दोषी हम हो गए। अरे पैसा ही आपने गलत दिया है और पैसे की वसूली की कार्रवाई नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। नंबर सर, आज का ये स्पेसिफिक विषय नहीं है, थोड़ा सा मैं बजट पर केंद्रित करना चाहता हूं। एक बड़ी प्रतिक्रिया पर शिवरतन जी आपसे उत्तर लेता हूं। एक बड़ी प्रतिक्रिया आप सुने, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी क्या कहते हैं। मैंने पूछा था पहले, अब सीधे तौर पर कहता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने देश को धोखा दिया, इसके पहले कभी इतनी निराशा नहीं हुई। इसके अलावा एक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया कि मैकेनिक की याद दिलाने वाला बजट है जो कस्टमर से कहता है कि ब्रेक ठीक नहीं कर सकता इसलिए हॉर्न तेज कर देता हूं। इन पर आप कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? ऐसा है, चिदम्बरम जी तो वो वित्त मंत्री हैं जो गमले में करोड़ों की सब्जी पैदा करने वाले रहे। अब इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।
अब गमले में सब्जी पैदा करके करोड़ों कमाते थे। जब 2.83 लाख रुपए खाली सिंचाई के लिए रखा गया है तो उसमें किसानों की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैं चिदम्बरम जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गमले में सिंचाई और खेत में सिंचाई होगी तो इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक। और दूसरा जो शशि थरूर जी ने कहा गियर लगाना, ब्रेक लगाना, अरे हम तो पूरी गाड़ी बिना ब्रेक लगे आगे बढ़े, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे रेल का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे जल का क्षेत्र हो, उसको प्राथमिकता में लिया गया है। वास्तव में ये ठीक है। पीसी शर्मा जी, जल्दी वक्त कम है, इसका उत्तर देना चाहेंगे जो कह रहे हैं शिवरतन जी? विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। शिवरतन जी ने सही कहा है, हमारी गाड़ी बगैर ब्रेक की है, जो भी सामने आएगा उसको कुचल देंगे, महंगाई बढ़ेगी, रोजगार जाएंगे और कोरोना में लोग मरेंगे, हमारी गाड़ी बगैर ब्रेक की है। ठीक कहा आपने, बहुत सही फरमाया शिवरतन जी, धन्यवाद आपको। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि कांग्रेस के जमाने में गरीब आदमी की बात की जाती थी, वो अब आपने इसमें सरकारी खर्चे कम कैसे की जाए इसकी बात नहीं की आपने। आप केवल जो 70 साल में कांग्रेस के जमाने में जो पब्लिक सेक्टर में चीजें इकट्ठी हुई उसको बेचने पे तुले हुए हैं। अरे आप उसको बढ़ाने के बजाय उसको बेचने पे तुले हुए। ये आम आदमी तक इस बात की वो है, आपने खर्चे कम करने के लिए क्या किया? अब बिल्कुल कंक्लूड करने का टाइम आ गया है, कंक्लूड करने का टाइम आ गया कि किसानों की बात कर रहे हैं। पीसी शर्मा जी, एक सवाल का उत्तर दीजिए, किन मामलों में आपको लगता है पूरी तरह सरकार फेल है? सबसे बड़ा लूपहोल क्या है इस बजट का आपके मुताबिक? किसान की आमदनी कहां से बढ़ जाएगी? पीसी शर्मा जी, सबसे बड़ी खामी आपको इस बजट की क्या लगी? सबसे बड़ी खामी इसकी ये है कि इसमें ऐसे टाइम पे सेस बढ़ाया गया कृषि के टाइम पे, जबकि ऑलरेडी डीजल पेट्रोल इनके भाव 7वें आसमान पे हैं, उसमें और बढ़ा के लोगों की कमर तोड़ दी गई, इससे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है शिवरतन जी, सबसे बड़ी खूबी क्या है इस बजट की आपके मुताबिक? इस बजट की 3 बड़ी खूबी है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया, तीसरा कृषि के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है। ये इस बजट की सबसे बड़ी खूबी है और इसका लाभ देश की सामान्य जनता को मिलने वाला है। ठीक है अनिल अग्रवाल साहब, पास के फेल आपकी नजर में, क्योंकि दोनों पक्षों का उत्तर क्या है ये तो हम समझ ही रहे, देख रहे हैं, आपके मुताबिक पास के फेल या इससे बेहतर हो सकता है? वैक्सीन फ्री मिलेगा क्या? 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है माननीय शर्मा जी, 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई, इसका लाभ मिलेगा। जी अग्रवाल साहब, वक्त कम है मेरे पास। निःशुल्क मिलेगा वैक्सीन शिवरतन जी, मिलेगा इसका जिक्र नहीं है। और आपको भी जल्दी लगवाने की व्यवस्था करेंगे। चाहिए पहले वैक्सीन बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप चिंता मत करो। अग्रवाल साहब पास के फेल जल्दी बताएं। प्रावधान नहीं है, किसी भी सरकार के लिए प्रावधान नहीं है। जी मैं इस बजट को 50-50 दूंगा। ठीक बात है, इस बजट को और बेहतर हो सकता था, दूरगामी परिणाम वाला ये बजट है और इसे और बेहतर किया जा सकता था यदि हम मध्यम वर्ग को राहत दे सकते। चलिए, तो दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। एक पक्ष कहता है कि साहब ये ऐसी गाड़ी बना दी जिसमें ब्रेक ठीक नहीं कर सकते इसलिए हॉर्न तेज कर दिया। दूसरा कहता है ये बिना ब्रेक की गाड़ी है। अब ये जनता को तय करना है कि बिना ब्रेक वाली गाड़ी है या इसमें वास्तव में किसी समस्या का समाधान ना दे पाने की स्थिति में दूसरी समस्या है। ये कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। दशक का पहला बजट है, असर क्या और कितना रहेगा इस पर चर्चा तो होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, आने के लिए। नमस्कार।